सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है, खाना पकाने के दौरान पोषण तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों का अंकुरण, किण्वन और खाद्य तालमेल के पोषण मूल्यों की बढ़ाने की पारंपरिक तरीके। तो फिलहाल जो है हम लोग जहाँ पहुँचे हैं उसमें पहुँचे हैं भोजन के पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की विधियों पर। ठीक है, उसमें संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन, अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और तो ये दो पार्ट जो है एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और हम लोग आज करने वाले हैं फर्मेंटेशन यानी कि खमीर उठना या किण्वन। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए उस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, पहले जो है ये जान लेते हैं कि जो भी हम, जैसे हो गया आपका इडली हो गया, डोसा हो गया, ढोकला हो गया, डबल रोटी हो गया, सोया सॉस हो गया, दूध हो गया, या आप पनीर खाते हैं, दही खाते हैं, ठीक है, या जैसे एल्कोहल जो भी लोग पीते हैं, सब कुछ जो भी ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, ये सब कुछ जो है फर्मेंटेशन से बना हुआ है। ठीक है, किण्वन से बना हुआ है। और किण्वन का नाम लेने में मुझे अगर समस्या हो रही है तो माफ़ करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्मेंटेशन वाला पार्ट। चलिए, तो देखिए ये जो खमीरीकरण है यानी कि फर्मेंटेशन है, ठीक है, ये क्या होता है? तो खमीरीकरण शब्द का अर्थ है अणुजीवों यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अथवा एंजाइम की उपस्थिति में वायु रहित परिस्थितियों में जटिल कार्बनिक पदार्थों का धीरे धीरे अपघटन होकर सरल पदार्थों में बदलना। ठीक है, क्या करना? जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका जो है अपघटन होकर, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होकर धीरे धीरे किसमें बदलना? सरल पदार्थों में बदलना। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? एंजाइम्स की उपस्थिति में या जीवों की उपस्थिति में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति में जो भी क्रियाएं होती हैं, अपघटन होता है। ठीक है, कहाँ, किससे? कार्बनिक पदार्थों का जटिल से सरल की तरफ, उसको कहते हैं खमीरीकरण या फर्मेंटेशन। चलिए धीरे धीरे करके अच्छे से देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ठीक है, ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या है? ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ग्लूकोज का हो रहा है, और यह है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या देख सकते हैं कि जो भी आपके सामने ये दिख रहा है, ये आपका सोया सॉस है। ठीक है, ये है चीज़ है और इग्रिट है, ये वाइन है, ये वाला, ये स्लाइस ब्रेड है, और ये क्या है बताइए? बियर है। क्या है? बियर है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवाणुओं द्वारा, ठीक है, ये क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन की क्रिया हो रही है। तो अब हम इससे ये समझ सकते हैं कि बिना खमीरीकरण के, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि हल्का सड़ा हुआ चीज़ खाते हैं हम लोग, तो बिना उसको सड़ाए हुए इन चीज़ों का आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का इंजॉय आप नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट का ही, ठीक है, कार्ब्स का ही क्या होता है? खमीरीकरण होता है, यानी कि फर्मेंटेशन होता है, वही खाने लायक बचता भी है। देखिए, आप जब ब्रेड खाते हैं ना तो उसमें डेट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? डेट लिखा होता है। ये गेहूं से बनता है, सबको पता है। डेट लिखा होता है, दिनांक इतने से इतने तक जो है इसको खा सकते हैं, उसके बाद नहीं खा सकते हैं। उसके बाद और ये ज़्यादा बेकार हो जाएगा, मतलब नहीं, आप नहीं खा सकते हैं। इसके पहले तो फायदेमंद है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो देखिए, ये जो है जीवाणुओं के नाम लिखा हुआ है। एस्पेरजिलस जो सोया सॉस को बनाता है, यह है लैक्टोबैसिलस जो क्या करता है? चीज़ को, यूराइट को बनाता है। यह है स्क्राइमर जो इथेनॉल को बनाता है, और मतलब वाइन को और ब्रेड को बनाता है। और ये क्या है? आपका जो वाइन को बनाता है वो है, वही सेम चीज़ है। ठीक है, सेम चीज़ है, सेम बैक्टीरिया है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं आज वाले चैप्टर में, वो खमीरीकरण के द्वारा हो रहा है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट से ही क्या मिलता है? आप लोग पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज मिलता है, उसी का फर्मेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, आटा जानते ही हैं। एल्कोहल वगैरह भी किससे बनता है? जौ का या गेहूं को सड़ा के बनता है। वाइन भी सेम ही चीज़ है, कोई वो नहीं है। तो सब कुछ कार्बोहाइड्रेट का ही मैक्सिमम पार्ट होता है। प्रोटीन भी कहीं कहीं प्रयोग हो जाता है, या वसा भी, लेकिन
कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जगहों पे हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट का खमीरीकरण करते हैं, यानी कि फर्मेंटेशन करते हैं। तो इस चित्र के देखने के बाद जो है अब जो भी पढ़ने वाले हैं बेहतरीन ढंग से आसानी समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया है कि ये ग्लूकोज आएगा प्यूराइट में, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। और ये सब बैक्टीरिया हैं जो भी है, लैक्टोबैसिलस है, एस्पेरजियस है, स्काइमा है, ठीक है, स्काइमस कहते हैं, ये इनकी प्रेजेंस में और मैक्सिमम जगहों पे ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, और इस तरफ से जो है इसका फर्मेंटेशन होता है। कहीं कहीं प्रयोग भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम जगह पे नहीं होता है। चलिए बुक पे आते हैं और बढ़िया समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो ये किण्वन है यानी कि फर्मेंटेशन है के प्रयोग से अल्कोहल यानी कि वही शराब या शराब का निर्माण होता है, देख चुके हैं, ठीक है। पाव रोटी का निर्माण होता है, पाव रोटी और ब्रेड एक ही चीज़ है। बिस्कुट का निर्माण होता है, दही का निर्माण होता है, सिरका का निर्माण होता है, अन्य रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है। सिरका कैसे बनता है, जो गन्ने का रस होता है ना, गन्ने का रस को जो है सीधे रख दिया जाता है बॉटल वगैरह में कहीं या घड़े वगैरह में, और रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। उसमें जो है बैक्टीरिया वगैरह लग जाती हैं और जो है बाद में फर्मेंटेशन होता है और कुछ दिन बाद जो है वो खाने योग्य हो जाता है। तो किण्वन की जो खोज है, यानी फर्मेंटेशन की खोज है 1997 में कौन किया है, क्रूइसेक साहब ने किया है, ठीक है। सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों का खमीरीकरण या वायु रहित या वायु के उपस्थिति में होता है। मैं बता रहा था अभी उस चीज़ को कि मैक्सिमम जो है कार्बोहाइड्रेट के वाले पार्ट का ही होता है और उसी का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लैक्टोज या लैक्टिक एसिड में बदलना, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक्स के द्वारा वायु रहित परिस्थिति में होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के द्वारा वायु रहित परिस्थिति में होता है, ठीक है। ये लैक्टोज है, ये वही है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक, उसके प्रेजेंस में क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। एनारोबिक माने क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, O2 नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनारोबिक में क्या होता है, O2 नहीं होता है। तो देखिए इथेनाइल अल्कोहल जो होता है या एसिटिक अम्ल में बदलाव, इथेनाइल अल्कोहल या एसिटिक अल्कोहल में बदलाव एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया की उपस्थिति में वायु के मिलने पर होता है, ठीक है। वायु कब होगा, जब एरोबिक होगा तो उसको वायु की उपस्थिति होगी, जब वायु नहीं होगा तो क्या होगा, एनारोबिक होगा। एन लग जाएगा, एन से नहीं याद कर लीजिए, ठीक है, एन लग जाएगा। एरोबिक में क्या हो जाएगा, एरोबिक हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी। अब देखिए हम लोग इसको जान चुके हैं कि हमारा जो भी फर्मेंटेशन होता है वो जो है किसी न किसी जीवाणु के प्रेजेंट में होता है, ठीक है, और वो जो है उसका अपघटित करता है, उसका अपघटन करता है, ठीक है। जो भी पदार्थ है उसका अपघटन करता है, अपघटित पदार्थ को हम लोग खाते हैं, सीधी सी बात है। खमीरीकरण से जो है हमारा तात्पर्य केवल कार्बोहाइड्रेट अथवा कार्बोनिक पदार्थों के अपघटन से नहीं है, जबकि प्रोटीन और वसा भी खमीरीकरण होता है, ठीक है। खाली कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होता, मैं बार बार कर रहा हूँ, उसमें प्रोटीन और वसा भी होता है जो कि भोज्य पदार्थों को खराब करने में सहायक होते हैं, ठीक है। प्रोटीन के अपघटन करने वाले अणुजीव प्रोटीन एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अपघटन कर भोजन को खराब एवं बदबूदार बना देते हैं, ठीक है। देखिए जो प्रोटीन बना होता है ना उसमें क्या होता है, अमीनो अम्ल। वो किससे बनता है, अमीनो अम्लों से बनता है, आप सभी जानते हैं, बार बार बता चुके हैं। और अमीनो अम्ल में किसका प्रेजेंस होता है, नाइट्रोजन का प्रेजेंस होता है, ठीक है। जब अमीनो अम्ल हम पढ़ा रहे थे उसमें हम इस चीज़ को दिखाए थे, एक एक अणु को चित्र दिखाए थे। तो नाइट्रोजन का क्या होता है, प्रेजेंस वहाँ पे होता है, नाइट्रोजन उसमें होता है। तो कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन उक्त पदार्थों का अपघटन भोजन में को खराब एवं बदबूदार करता है। जब प्रोटीन का फर्मेंटेशन हो जाता है तो खाने योग्य नहीं होता, वो नुकसानदायक हो जाता है और उसको खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरह से वसा का अपघटन जो है वसीय अणुजीवों के द्वारा वसीय अम्ल में हो जाता है। वसा का अपघटन कैसे होता है, वसीय अणुओं के द्वारा वसीय अम्लों में हो जाता है, जिससे भोज्य पदार्थ में अजीब तरह का गंध आने लगता है, ठीक है, अजीब तरह का गंध आने लगता है। उत्तम गुणवत्ता एवं खमीरी युक्त भोज्य पदार्थ बनाने के लिए यह जरूरी है कि खमीरीकरण को नियंत्रण में किया जाए, अर्थात प्रोटीन एवं वसा का खमीरीकरण नगण्य हो, ठीक है। कहने का मतलब देखिए कि प्रोटीन और वसा का खमीरीकरण क्या हो, नगण्य हो। क्यों, क्योंकि अगर प्रोटीन और वसा का खमीरीकरण हो गया तो वो खाने योग्य नहीं बचेगा। मैं बता रहा हूँ जो भी खाने वाला होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, मैक्सिमम जगहों पे यही देखने को मिलेगा आपको, और उसका भी खमीरीकरण होता है। वो क्या होता है,
कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड, ठीक है, कंट्रोल वे में होता है। मैं बताया ना कि आप जो ब्रेड खाते हैं उसमें आपको एक डेट दिया होता है, दिनांक दिया होता है कि भैया आप इसी से मतलब यहाँ इतनी तक इसको खाइए, उसके बाद ये ब्रेड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसमें और ज़्यादा खमीरीकरण हो जाएगा। देखिए ब्रेड जो है काला पड़ने लगता है और कहीं कहीं हरा होने लगता है, तो जो क्या होता है वो शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाएगा, आपके लिए वो नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं उन्हीं पदार्थों का किया जाए खमीरीकरण किसका किया जाए, उन्हीं पदार्थों का किया जाए जिसमें कार्बोज की मात्रा अधिक, जिसमें कि कार्बोज की खमीरीकरण से पश्चात उत्पन्न पदार्थ जो है प्रोटीन एवं वसीय जीवाणुओं को बहुत कम रोक देते हैं, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है कि कार्बोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ही क्या किया जाए, खमीरीकरण किया जाए। कार्बोहाइड्रेट उससे संबंधित पदार्थ खमीरीकरण के पश्चात अल्कोहल, अम्ल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। खमीरीकरण के पश्चात जो है कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी निकलते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, अम्ल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये सब निकलते हैं, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में या मेन प्रोडक्ट के रूप में, ये भी जान लीजिए। भोज्य पदार्थ की अम्लीयता वायु रहित परिस्थिति में प्रोटीन एवं वसा के खमीरीकरण को रोकती है, ठीक है। जो भोज्य पदार्थ में अम्लीयता होती है, अम्लीयता मतलब कि पीएच वैल्यू जो है 7 से कम, वो क्या करती है, प्रोटीन का वसा के खमीरीकरण से रोकती है। अगर भोजन में अगर अम्लीयता है, पीएच वैल्यू जो है 7 से कम है, तो इसको कुछ देर तक रोक सकती है, किसके खमीरीकरण को, प्रोटीन के और वसा को। यदि यही भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन अथवा वायु की उपस्थिति में खराब होने लगते हैं, और ये भोज्य पदार्थ किसके उपस्थिति में खराब होने लगते हैं, ऑक्सीजन अथवा वायु की उपस्थिति में क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के मिलने से ही अम्ल का खमीरीकरण हो जाता है। ऑक्सीजन के मिलने से क्या होता है, अम्ल का खमीरीकरण हो जाता है। देखिए जब भी हमारा भोजन खराब होता है, गर्मियों में खास तौर से ज़्यादा होता है। देखिए गर्मियों में खराब क्यों होता है, गर्मियों में खराब इसलिए होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। ठंडी में एक्टिव कम होता है, ठीक है, इसलिए रिएक्शन धीरे धीरे चलता है, इसलिए भोजन जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि उसका रिएक्शन जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बढ़ने का जो क्षमता होता है बहुत तेज होता है, इसलिए हमारा भोजन जल्दी खराब हो जाता है। तो कहते हैं भोजन खराब हो गया। लेकिन ध्यान रखिए ब्रेड जो बनता है ना, उसमें जो ईस्ट मिलाया जाता है वो कंट्रोल्ड वे मिलाया जाता है। उनको पता होता है कि हम कितना मिलाएंगे तो कितना ये फूलेगा, कितना दिन टिकेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि खमीरीकरण तो करना है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में करना है, नियंत्रित वे में करना है। इसलिए तो वो लोग कोर्स करते हैं, ठीक है, जिससे पदार्थ की अम्लता समाप्त हो जाती है और प्रोटीन तथा वसा की खमीरीकरण ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। जिससे प्रोटीन के देखिए जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है अम्ल, उसके बाद क्या होता है, अम्लता उसकी समाप्त हो जाती है। जब अम्लता समाप्त हो जाएगी तो प्रोटीन और वसा का खमीरीकरण होने लगा। आपको पहले ही पहली लाइन में क्या लिखा था कि अम्ल जो है वसा और प्रोटीन के खमीरीकरण को क्या करता है, रोकता है, ठीक है, क्या करता है, रोकता है। लेकिन ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा, वहाँ पर वायु का प्रेजेंस होगा, तो अम्ल उससे रिएक्शन कर जाएगा और फिर से जो है वसा और प्रोटीन का क्या होने लगेगा, खमीरीकरण होने लगेगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि देखिए हम पढ़ते हैं ना कि ब्रेड कैसे बनता है, क्यों बनता है, एल्कोहल कैसे बनता है, तो सब जब बता चुके हैं कि खमीरीकरण के द्वारा ये सब बनता है, ठीक है। अब खमीरीकरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से घटक जो है खमीरीकरण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो तापमान, देखिए खमीरीकरण के लिए उचित तापमान की आवश्यकता पड़ती है, विशेष तापमान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। खमीरीकरण के लिए उचित तापमान यानी कि 28 से 35 डिग्री के बीच होना चाहिए। 50 डिग्री पर ईस्ट नष्ट हो जाती है, होने लगता है। अब चाहेंगे कि ईस्ट डाल के जो है ब्रेड बनाएं हम, और वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री पर है, तो वो ब्रेड जो है नहीं बनेगा। बेस्ट टेम्परेचर जो है 28 से 35 डिग्री का माना गया है, ठीक है, खमीरीकरण के लिए। फिर मैं बता रहा हूँ कि तापमान जो है क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है खमीरीकरण में, ठीक है। आप वही बताना कि अच्छा बताइए ठंडियों वही उसी से आप क्या करिए, इंटरलिंक करिए चीज़ों को कि ठंडियों में भोजन जल्दी खराब नहीं होता है, गर्मियों में जल्दी खराब हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि तापमान का इफेक्ट पड़ रहा है किस पे, खमीरीकरण पे, फर्मेंटेशन पे। पीएच वैल्यू, अभी आप लोग अम्लीयता पढ़ चुके थे, तो अम्लीयता में क्या हो रहा था कि अम्लीय में वसा और प्रोटीन जो है जल्दी खमीरीकृत नहीं हो रहे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो खमीरीकरण के लिए भोज्य पदार्थ की अम्लीय होना बहुत जरूरी है। खमीरीकरण के लिए भोज्य पदार्थ का अम्लीय होना बहुत जरूरी है। खमीरीकरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अम्लीयता पीएच जो है 6 से 8 के बीच होना चाहिए। क्यों, जब अम्लीय रहेगा तो देखिए कोई भी भोजन बनाएंगे उसमें थोड़ा बहुत जो है प्रोटीन और वसा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है।
अगर इस पीएच वैल्यू जो है 6 से 8 से ऊपर हुआ तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये खराब हो गया, प्रोटीन और वसा खराब होने लगेगा। जब प्रोटीन और वसा खराब होने लगेगा तो क्या होगा, उसमें का कार्बोहाइड्रेट अच्छा रख के क्या करेगा, जब ये दोनों खराब हो गए तो कोई खाएगा? अरे कोई एक भी पार्ट खराब हो जाएगा तो सब मिक्स है आपस में, तो कोई चीज़ों को नहीं खाएगा। कहने का मतलब ये है। आर्द्रता मतलब होती है नमी। क्या होती है? नमी। अच्छे खमीरीकरण के लिए थोड़ा नमी की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, नमी देखिए, आप जब देखे होंगे ना, फफूंदी वगैरह कहाँ लगती है? मैक्सिमम नमी वाली जगहों पे लगती है। कहाँ लगती है? फफूंदी वगैरह जो है मैक्सिमम नमी वाली जगहों पर लगती है। और वही चीज़ कह रहा है कि खमीरीकरण के लिए भी हल्का फुल्का नमी होना जरूरी है। तो देखिए, जब भी आप देखते हैं, अरे देखिए, जब भी आप इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, डबल रोटी बनाते हैं, या आप ब्रेड बनाते हुए कभी देखे होंगे, या पाव रोटी बनाते देखे होंगे, तो उसमें पानी पड़ता ही पड़ता है। पानी के साथ जो है ये लोग क्या करते हैं, ईस्ट को वगैरह या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको मिक्स करते हैं। कहने का मतलब ये है। तो नमी का प्रयोग तो होता ही होता है। तो नमी हो गया, 3 चीज़ें हो गई आपका, तापमान हो गया, ठीक है, तापमान हो गया, ऊपर कर दे रहा हूँ, और पीएच हो गया, ठीक है, पीएच हो गया, और आर्द्रता हो गया। ये तीनों चीज़ें जो है खमीरीकरण को प्रभावित करते हैं। अब देखिए खमीरीकरण के लाभ क्या है, ध्यान सुनिए। पोषक तत्वों के जैविक मूल्य में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? पोषक तत्वों के जैविक मूल्य में वृद्धि हो जाती है। और हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम पोषक तत्वों को कैसे अपने भोजन में बढ़ा सकते हैं, अपने भोजन के पोषक तत्वों को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसका नाम क्या था, शुरू में बताए थे कि संवर्धन की विधियाँ, पौष्टिक तत्वों को संवर्धन करने की विधियाँ बताए थे। तो वही हमारा चल रहा है। प्रोटीन का पोषण मूल्य बढ़ जाता है, प्रोटीन का भी पोषण मूल्य बढ़ जाता है। ईस्ट को विटामिन बी कम्प्लेक्स बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। ईस्ट को जिस भी पदार्थ में हम लोग खमीरीकरण के लिए ईस्ट मिलाते हैं, तो उसमें जो है बी कम्प्लेक्स भी हमें अपने आप मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ईस्ट होता है, और ईस्ट बहुत बढ़िया स्रोत होता है किसका? बी कम्प्लेक्स का। खमीरीकरण के बाद मुख्यतः जो है राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायमिन की मात्रा बढ़ जाती है भोजन में। भोज्य पदार्थों को सुपाच्य हो जाता है। जो भी खमीरीकृत भोजन होता है क्या हो जाता है? सुपाच्य हो जाता है। अब बताइए सुपाच्य क्यों होता है? क्योंकि वो अपघटन के बाद कम्प्लेक्स से सिंपल में अपने आप ही टूट चुका है। जब सिंपल में अपने आप टूट चुका है तो आराम से पचेगा, सीधी सी बात है। भोजन पदार्थ को रुचिकर एवं स्वादिष्ट बनाना बन जाता है। ठीक है, एक जो है देखिए, उसी आटा का रोटी खाइए और उसी आटा का ब्रेड खाइए, स्वादिष्ट कौन होता है बताइए? स्वादिष्ट ब्रेड होता है। उसी ब्रेड का केक भी बन जाता है, तो वो और स्वादिष्ट रहता है। भोज्य पदार्थों का आयतन भी में वृद्धि हो जाता है। देखिए, इतने ही आटे का अगर आप रोटी बनाएंगे तो ऐसा थोड़ा सा और बड़ा बनेगा, लेकिन इसी आटे का अगर ब्रेड बनाएंगे तो ये और बड़ा बनेगा। कहने का मतलब ये है कि आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। अब खमीरीकरण प्रक्रिया से बनने वाले पदार्थ कौन कौन से जान लीजिए भैया। इडली बनता है, बता चुके हैं कई बार। डोसा बनता है, ढोकला बनता है, डबल रोटी बनता है, सोया सॉस बनता है, दूध से दही बनता है, चावल बनता है, ये शर्करा से मादक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, मादक पदार्थ तो दिखाई दिए थे आपको, एल्कोहल दिखाए थे, बियर दिखाए थे, सब कुछ दिखाए थे, पनीर दिखाए थे। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे किससे बनते हैं? खमीरीकरण से बनते हैं। तो अब हम लोग जान चुके हैं खमीरीकरण कैसे होता है। किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में होता है, और मैक्सिमम जगहों पे वहाँ पे वायु का प्रेजेंस नहीं होता है। ठीक है, और क्या होता है, खमीरीकरण के जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तापमान है। बिना तापमान, उचित तापमान के, बिना उचित पीएच वैल्यू के, और बिना उचित आर्द्रता के जो है खमीरीकरण नहीं हो सकता है। और खमीरीकरण के लाभ भी हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ पे पढ़ चुके हैं। इसी के साथ आज के सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।